Hello students, in this video I will discuss about the tools of biotechnology. So in the previous lecture I have discussed about what is biotechnology and what is its significance. In this lecture I will discuss about the tools, different tools which are used for the process of biotechnology. Okay, तो सबसे पहले tools में हमारे पास इंजाइम्स आएंगे क्योंकि आपने जेनेटिक मैनिपुलेशन करना है। जेनेटिक मैनिपुलेशन का मतलब सपोज हमारे पास कोई सेम स्पेसीज के दो ऑर्गेनिज्म है, किसी एक के पास डिजायरेबल ट्रेट है और किसी के पास डिजायरेबल ट्रेट नहीं है, तो हमें इसके डिजायरेबल ट्रेट को यानी जो ट्रेट है, सपोज द ट्रेट इज डिजीज रेसिस्टेंट और फूड क्वालिटी और एनीथिंग, अगर इसके पास डिजीज रेसिस्टेंट है, ये डिजीज ससेप्टेबल है, तो इसको डिमांड होगा, ये सपोज कि ये हमारे पास अच्छी वैरायटी है लेकिन इसके पास डिजीज रेसिस्टेंस नहीं है, और ये हमारे पास वाइल्ड वैरायटी है जिसकी फ्रूट क्वालिटी अच्छी नहीं है लेकिन इसमें डिजीज रेसिस्टेंस है, तो प्रिफरेबल फीचर हमारे क्या होगा, हम क्या कौन से फीचर को प्रेफर करेंगे कि जिसमें डिजीज रेसिस्टेंट है वो या डिजीज ससेप्टेबल है वो। तो जो डिजीज रेसिस्टेंट है वो, तो डिजीज रेसिस्टेंट कौन रेगुलेट कर रहा है, जीन रेगुलेट कर रहा है, तो डीएनए रेगुलेट कर रहा है, तो इस ऑर्गेनिज्म के डीएनए को हम कट करके निकाल लेंगे, वो पार्ट को निकाल लेंगे जो कि डिजीज रेसिस्टेंट को रेगुलेट करता है, और इसके पार्ट को जहाँ से डिजीज रेसिस्टेंट नहीं है, ससेप्टेबल है, उस जीन को कट कर देंगे और इसके पास इस जीन को ऐसे चिपका देंगे। दिस इज एक्चुअली जेनेटिक मैनिपुलेशन, यानी आपने जीन की तोड़ जोड़ की और तोड़ जोड़ करके आपने एक इम्प्रूव्ड वैरायटी तैयार किया एंड दिस वैरायटी इज यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग। ओके, so what are the different tools which are used for the process of biotechnology? The first tool is enzymes. बहुत सारे enzymes की जरूरत पड़ेगी जब हम ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, तो first thing is enzyme. The second important thing is vector, or we can say it as cloning vector, यानी जो भी आपने enzymes यूज करके जीन को कट किया, तो जीन तो आपके पास एक आया और आप किसी एक प्लांट को इम्प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि एक प्लांट को इम्प्रूव करके ह्यूमन का क्या वेलफेयर होगा। आपके पास इतने सारे प्लांट्स हैं, आप क्या ये एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं तो ये वास्तव में ह्यूमन वेलफेयर के लिए हो, तो आप ऐसे सेम स्पेसीज के जितनी भी प्लांट होगी सब में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो आपके पास ये एक जीन, वन जीन इज नॉट सफिशियंट ना, तो इस जीन को हमें कहाँ देना पड़ेगा, इस जीन को हमें किसी ऐसे वेक्टर के अंदर देना पड़ेगा जो वेक्टर इसकी क्लोन को तैयार कर सके। क्लोन का मतलब क्या, कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी कैसे तैयार होगी, जब ये जीन हमारा रेप्लिकेट करेगा, किसके साथ रेप्लिकेट करेगा, ऑब्वियस है डीएनए के में ही रेप्लिकेशन का पावर है, तो ये डीएनए के साथ रेप्लिकेट करेगा, तो इस जीन को हमें किसी ऐसे वेक्टर मीन्स कैरियर के अंदर डालना है जो कि रेप्लिकेट करके इसके नंबर को इंक्रीज कर दे। ओके, तो सेकेंड इज वेक्टर और वी कैन से इट एज क्लोनिंग वेक्टर। इसके बाद जब जीन हमारे पास रेडी हो गया तो फिर उसको हम होस्ट के अंदर डालेंगे और होस्ट के अंदर वो अपने एक्सप्रेशन को शो करेगा, दैट इज कॉम्पिटेंट होस्ट। ओके, तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंजाइम्स कई सारे हम लोगों को डिस्कस करने, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंजाइम है जिसके बिना बायोटेक्नोलॉजी हमारा जो भी प्रोजेक्ट है हमारा ये पॉसिबल नहीं हो सकता, दैट इंजाइम इज रेस्ट्रिक्शन, दैट इंजाइम इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस एक्चुअल में एक न्यूक्लियस एंजाइम का क्लास है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो एंजाइम होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर दो टाइप के एंजाइम है, एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए के बीच से कट कर सकता है और एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को किनारे से टर्मिनल पॉइंट से कट कर सकता है। तो ऑब्वियस है टर्मिनल पॉइंट पर जीन होगा ऐसा पॉसिबल नहीं, तो एक्सोन्यूक्लियस का कोई यूज नहीं होगा यहाँ पर।
एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि इस डीएनए पर जीन कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है, तो एंडोन्यूक्लियस लगा के हम क्या कर सकते हैं, डीएनए को सेंटर से कहीं से भी टर्मिनल पार्ट को छोड़ के कट कर सकते हैं। तो एंजाइम जो हमें चाहिए बायोटेक्नोलॉजी के लिए, वो हमारे पास एंजाइम कौन सा होगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब नेक्स्ट, इस एंजाइम को सबसे पहले 1962 में आर्बर्ट ने आइसोलेट किया था बैक्टीरियम से। दिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियम, फ्रॉम द बैक्टीरियम ई कोलाई। अब ये इसका यूज क्या है, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम सिर्फ हमारे पास बैक्टीरिया के पास प्रेजेंट होता है। क्यों बैक्टीरिया के पास प्रेजेंट होता है, इसके लिए भी एक छोटी सी स्टोरी हम लोग सुनेंगे। जितने भी बैक्टीरिया हैं, दिस बैक्टीरिया आर इन्फेक्टेड बाय ए वायरस एंड दैट वायरस इज बैक्टीरियोफेज। आपने नाम सुना है, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपने हर्षेय का एक्सपेरिमेंट देखा था, जहां पर बैक्टीरियोफेज यूज किया था आपने, T2 बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेजेस आर वायरसेस विच अटैक्स बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के पास वायरस इन्फेक्शन का बहुत बड़ा रिस्क रहता है। तो आखिर हमारे पास अपना एक डिफेंस सिस्टम होता है, जिसके थ्रू हम अपने को जो भी इन्फेक्शन करने के लिए आता है, उससे अपनी बॉडी को प्रिवेंशन करवाते हैं। तो बैक्टीरिया ने भी एक स्ट्रैटेजी डेवलप की, और वो स्ट्रैटेजी ये थी कि ये एक ऐसे एंजाइम को बना पाया जो एंजाइम वायरस के डीएनए को कट कर सकता था और कट करके उसको इनएक्टिव कर सकता था, जिसके कारण ये बैक्टीरिया हमारे पास क्या हो गया, जिसके कारण बैक्टीरिया हमारा रेसिस्टेंट हो गया, किससे, जिसके कारण बैक्टीरिया हमारा रेसिस्टेंट हो गया वायरस से। और इस तरह से चूंकि बैक्टीरिया ने रेस्ट्रिक्ट किया वायरस के ग्रोथ को, अपने ऊपर वायरस के इन्फेक्शन को रेस्ट्रिक्ट किया, सो द एंजाइम वाज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन। व्हाई इट इज कॉल्ड एंडोन्यूक्लियस, बिकॉज इट इज a type of nuclease enzyme which cuts the DNA from the middle part, central part, and not from the terminal end. So it is called restriction endonuclease. ये सीन है यहाँ पर कि ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर में सबसे पहले एक डिफेंस स्ट्रैटेजी डेवलप हुई। ये डिफेंस स्ट्रैटेजी में बैक्टीरिया ने एक एंजाइम को सिंथेसाइज किया, एंड दैट एंजाइम वाज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि जब ये एंजाइम डीएनए को कट कर सकता है, तो व्हाई इट कट्स ओनली वायरल डीएनए, तो इट कट्स डीएनए, तो सिर्फ वायरस के डीएनए को कैसे कट कर पाता है। तो इसको कट करने के लिए क्या चाहिए, इसको कट करने के लिए ये तो खुद को भी कट कर सकता था, खुद के मतलब बैक्टीरिया के डीएनए को भी ये कट कर सकता था। तो यहाँ पर बैक्टीरिया ने अपने डीएनए को प्रोटेक्शन देने के लिए, यानी सिर्फ वायरस का डीएनए ही कट हो, इसके लिए क्या किया, तो इसके लिए हमारे पास इसने एक खास तरह का प्रोसेस किया अपने डीएनए के ऊपर, जिसका नाम हुआ मिथाइलेशन। और मिथाइलेशन प्रोसेस के थ्रू इसने अपने डीएनए को प्रोटेक्ट किया और वायरस के डीएनए को कट किया। इस एंजाइम का जो सिग्निफिकेंट फीचर है वो ये कि दिस एंजाइम कट्स डीएनए ऑन पैलिंड्रोम्स ओनली। ये सिर्फ पैलिंड्रोम्स को कट कर सकता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कट कर सकता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया ने अपने डीएनए को मिथाइलेशन प्रोसेस के थ्रू बचा लिया और वायरस के डीएनए को कट किया, इसलिए एंजाइम का नाम हुआ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। इस एंजाइम के डिस्कवरी के लिए आर्बर स्मिथ एंड नाथन्स को 1978 में नोबेल प्राइज भी मिला था। हमारे पास कई डिफरेंट टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हैं जो कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कट करता है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एंड आल्सो सी इट्स नोमेनक्लेचर, कि कैसे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नोमेनक्लेचर करते हैं और कितने टाइप के हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो सकते हैं। तो फर्स्ट एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे। एग्जांपल इज इको R1. Suppose this is eco R1 and it occurs on the palindromic sequence
ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आपको दिख रहा है कि इधर से पढ़ रहे हैं तो GATTC, इधर से लेफ्ट से पढ़ रहे हैं तो भी GATTC। ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है जिसको इको R1 कट करता है। अब इस इको R1 जो यहाँ पर नाम लिखा है, इस नाम को ध्यान से देखते हैं कि ये कैसे इसका नोमेनक्लेचर हुआ है। इसके नोमेनक्लेचर में E stands for Escherichia and CO represents for coli, यानी फर्स्ट लेटर ऑफ genus name and second two letter of species name is written is written when we name the restriction enzyme. Okay, R and 1 represents the bacterial strain. Okay, so in the next video I will discuss about another different types of restriction enzyme and its nomenclature. Okay, this is actually the method through which these restriction endonuclease enzymes are named. Clear है?